वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी का क्लास नंबर 5। आज जो है हम फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट में कवर करने की। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो आज जो है हम इसे कवर करेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने पॉलिटी पे 4 लेक्चर बना दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस हमारी जियोग्राफी को लेकर क्लासेस चल रही हैं, प्लस हमारा HPGK को क्लासेस चल रही हैं इससे रिलेटेड, और एंशियंट हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है अभी हम कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है बाकी के सिलेबस भी हम जो है कवर करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें जनरल स्टडीज़ का सेक्शन आता है, वो उन सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अभी मैंने एनालिटिक्स सेक्शन में जाके देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है विदाउट सब्सक्राइबिंग जो है वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी तरफ से जो है दोस्तों सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल जो है आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर फंडामेंटल राइट्स से। बड़ा ज़रूरी जो है यहाँ पे ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की देखिए दोस्तों बात करें तो अभी जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो ये पूछ लिया जाएगा कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। पार्ट 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 में क्या थे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप पढ़ा था। अब पार्ट 3 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आर्टिकल कौन कौन से कवर करते हैं, 12 से 35 तक के बीच में जो है आपके फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। ये स्टेट और बेसिक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसके बाद ओरिजिनली बात करें दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स 7 थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय ही फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए थे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें वो बाद में डाले गए थे। 1976 का जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें डली थी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्टिंग में से ही थे। तो ओरिजिनली जो थे ये 7 थे। फिर बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी जो है आपने देखा होगा GOAT के आपके एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अमेंडमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी कब हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है रिमूव कर दिया गया था। पहले जो ये था फंडामेंटल राइट था, फिर बाद में इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। पहले जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 31 में आता था, ठीक है, फंडामेंटल राइट के। फिर बाद में इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, राइट। और पार्ट 12 में इसको अभी ऐड करके रखा हुआ है। तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कि अब जो है सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी जो है, अगर आपको उनको काम है, ठीक है, उनको ज़रूरत है, उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपको पैसे देकर जो है वहाँ पे आपकी ज़मीन ली जा सकती है। लेकिन पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ओके, तो हम बोल सकते हैं अब हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं, नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम थोड़ा डीपली जो है 1 by 1 कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, एक तो है आपका राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। राइट टू लिबर्टी 19 से 22 के आर्टिकल कवर करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 ये बेसिकली रिलेटेड टू योर चाइल्ड, और जो आपकी लेबर होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, उसका एक्सप्लॉयटेशन से। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26, 27, 28, 25 ये आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो हैं ये आर्टिकल 29 और 30 के बीच में आते हैं। फिर फाइनली जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 के अंदर आता है। और देखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को बोलता है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो BR अम्बेडकर के द्वारा ये बातें बोली गई थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 14 से लेकर 18 के बीच के आर्टिकल आते हैं।
आर्टिकल 14 क्या बोलता है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपको कि ये एक आर्टिकल किससे रिलेटेड है। आर्टिकल पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन जहाँ पे पेपर में, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि ये बताओ कि कौन सा आर्टिकल है ये। तो ध्यान से पढ़ना, ये जो हेडिंग्स हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि सभी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, सभी के लिए लॉ जो है इक्वल है। ओके, और इस जो लॉ की प्रोटेक्शन है वो भी सभी के लिए इक्वल है। ठीक है, कोई भी सिटीजन हो, सभी के लिए जो है लॉ जो है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सभी के लिए बराबर है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके बाद 15 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टेट के लिए ये जो है इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, रिसेंटली कोई भी गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है स्टेट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारी सोसाइटी में, ये जो है आर्टिकल 15 बोलता है। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसमें अब आप बोलेंगे कि रिजर्वेशन तो दी जाती है। रिजर्वेशन देखिए इसका पार्ट नहीं है, आर्टिकल 16 का पार्ट नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन इस पर इंक्लूड नहीं होती। अब रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको एक लॉ याद रखना है, देखिएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्म जो है आप कोई भी भर सकता है, राइट। जो आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है, ऐसे नहीं बोला जाता सरकार के द्वारा कि ये इन सभी के लिए इनके लिए ही निकाला गया है, राइट। तो स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। रिजर्वेशन के लिए एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था मंडल कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1979 को एक मंडल कमीशन आया था। ये मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? बेसिकली ये ओबीसी वालों की रिजर्वेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेशन क्या आती है? देखिए मंडल जब कमीशन बैठता है 1979 में, तब प्राइम मिनिस्टर जो आपके होते हैं तो मोरारजी देसाई होते हैं उस समय। मोरारजी देसाई के समय में जो है मंडल कमीशन बिठाया जाता है और उनको टास्क दिया जाता है कि आप जो है पूरी यहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से आपको जो है जो सोशली और एजुकेशनली जो हैं बैकवर्ड, ठीक है, उनको उनका पता लगाना है जो ओबीसी सेक्शन के अंदर आते हैं। तो इन्होंने पता लगाया, इन्होंने रिपोर्ट जारी की और 52% ऑफ जो है इनकी पॉपुलेशन निकली जो कि बैकवर्ड क्लास के अंडर है सोशली और एजुकेशन के बेस पे, राइट। इसमें याद रखना ST SC इंक्लूड नहीं थे, तो ओबीसी के लिए था ये मंडल कमीशन। तो इन्होंने देखा कि सोशली और एजुकेशनली जो है 52% ऑफ पॉपुलेशन जो है ये बैकवर्ड क्लास के अंदर आती है, और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी कि इनको जो है 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी वालों को। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? 27% जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है ना टोटल रिजर्वेशन 50% ही दिया जा सकता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। ठीक है, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है? 1991 को नरसिम्हा राव की जो है इनकी गवर्नमेंट बनती है। अब ये क्या करते हैं? ये 27% वाला जो है क्राइटेरिया रखते हैं, ये तो सेम ही रखते हैं, ठीक है, ओबीसी के लिए। और इसमें भी ये देखते हैं कि जो पुअर सेक्शन होंगे उनको ही ये जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने साथ में एक और काम किया कि 10% जो है रिजर्वेशन जो अपर क्लासेस हैं उनके जो पुअर पर्सन हैं, मतलब पुअर फैमिली वाले हैं, उनको 10% भी दिया जाएगा। अब देखिए ये वोट बैंक की राजनीति है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, सभी को लुभाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन रखी गई, फिर सरकारें बदलती गई। फिर उसके बाद जो है इनके जो 10% वाला ये जो क्राइटेरिया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया गया। ओनली जो है 27% वाला जो आपको जो ओबीसी वाला क्राइटेरिया था उसको जारी रखा, और कुल मिला के 50% रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसी प्लस ST SC वालों को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ हैं, राइट। तो टोटली जो है मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? ओबीसी को रिजर्वेशन को लेकर था, और 1979 को ये बनाया गया था, राइट। तो ये मुझे आपको बताना था। अब चलिए बाकी का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ
अनटचेबिलिटी, राइट। तो अनटचेबिलिटी वर्ड वैसे तो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दोस्तों, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसे नहीं है, लेकिन आप पुराने समय में ही देखते होंगे ये अनटचेबिलिटी को लेकर काफ़ी बड़ा जो है विवाद चल रहा है। आप अपने वेद सिस्टम ही देखें जिसमें आपके वर्ण हैं, 4 वर्ण, वहीं से जो है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। और फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे, राइट, जब 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उस समय भी अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका चर्चा में रहा है, जिसमें महात्मा गांधी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, राइट। तो इसको भी अनटचेबिलिटी वर्ड को यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, राइट, यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, यानी कि आप जो है स्टेट को ये ऑर्डर देते हैं कि आप जो है किसी को टाइटल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो किसी को डिग्री देती हैं, राइट, तो जो वो टाइटल नहीं होते, राइट। तो वो वाले जो टाइटल हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वो ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, राइट, सॉरी, जो आपके गवर्नमेंट है वो टाइटल नहीं दे सकती। जैसे कि पहले टाइटल दिया करती थी, जैसे ब्रिटिशर गवर्नमेंट राय बहादुर का टाइटल दे दिया किसी को लॉर्ड, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, सर का टाइटल दे दिया, राय बहादुर, महाराजा, इस तरह के टाइटल जो हैं अब गवर्नमेंट किसी को नहीं देगी। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि टाइटल्स क्या होते हैं, अवार्ड्स भी तो दिए जाते हैं, तो ये दोनों एक सेपरेट चीज़ है। देखिए, अवार्ड्स गवर्नमेंट उसको देती है जिसने किसी भी फील्ड में अच्छी सर्विस दी है, ठीक है, एक्सेप्शनली जो है अच्छा काम किया है सोसाइटी में, तो उसको प्रोत्साहन के लिए जो है अवार्ड दिया जाता है, राइट। जैसे कि आपका भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये अवार्ड हैं। और ये जो है ये अपने प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स के साथ जो है कोई भी पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, ये भी ऑर्डर है, राइट। जैसे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं यार भारत रत्न हूँ, वो उनको अवार्ड दिया गया है, चुपचाप घर में रखो, उसका कोई आपके नाम के प्रीफिक्स या फिर सुफिक्स के साथ यूज़ वो नहीं होगा, राइट। तो टाइटल और अवार्ड्स डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और जैसे आप टाइटल पहले देखेंगे, जैसे नाइटहुड का जो टाइटल भी जाया करता था, राइट, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है नाइटहुड का टाइटल। और आपके जो भूरी सिंह थे, उनको भी नाइटहुड का जो है टाइटल दिया था। तो ये टाइटल अलग हैं, अवार्ड्स अलग हैं। तो बेसिकली आपको आर्टिकल 18 याद रखना है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के यहाँ पे खिलाफ है ये, राइट। तो याद रखना ये आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राइट टू लिबर्टी या फिर फ्रीडम के बारे में, दोनों एक ही बात है। ये आर्टिकल कवर करते हैं आपके 19 से 22 के बीच के आर्टिकल। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, देखिए आपको ये 6 फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन से 6 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी आप एक्सप्रेशन शो कर सकते हो, राइट, कुछ भी आप। देखिए आप देखते ही हैं कि कोई जो एंटी नेशनल है, कई सारे एंटी नेशनल, अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो वो कुछ भी बोल देते हैं देश के खिलाफ। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है लिखा गया है, इसलिए जो है यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, कहीं भी आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, लेकिन आपके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, वरना पुलिस आपको लॉकअप में बंद कर देगी। फिर एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो या फिर यूनियन फॉर्म कर सकते हो, कोई भी। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो इंडिया में, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हो। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन बन जाइए, आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बन जाइए, ठीक है। तो कोई इसमें पाबंदी नहीं है। अब क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि दोस्तों राइट टू फ्री प्रेस जो होता है ये किसके अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। याद रखना ये आर्टिकल 19 के जो ए वाला क्लॉज है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम जब लगती है। फॉर एग्जांपल आपकी नेशनल एमरजेंसी लग गई, राइट, कि कोई भारत की सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी और जो आपकी सिक्योरिटी होती है उस पर कोई खलल आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समय जो है ये सब चीज़ें सस्पेंड की जाती हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जो कि कोई भी इमरजेंसी के दौरान किसी भी समय चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए वो सस्पेंड नहीं होते। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल दोस्तों ये सस्पेंड कभी भी नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी भी इमरजेंसी लग जाए भारत में, राइट। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि दोस्तों जब आपको पकड़ लिया जाता है, ठीक है,
जब आपको पुलिस पकड़ लेती है, फॉर एग्जांपल जब आपने कोई जुर्म कर दिया और पुलिस ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, फिर उस समय आपका आर्टिकल 20 काम आता है। अब देखिएगा, ये आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है, हर एक पर्सन को जानना ज़रूरी होता है। देखिए, हमको कोई पुलिस पकड़ ले, चाहे हमने कोई जुर्म ना किया हो, तो हम पुलिस वालों से ऐसे डरते हैं, ठीक है। हमें अगर अपने फंडामेंटल राइट पता है तो हम जो है हमें जो है नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। फंडामेंटल राइट अगर आपको मालूम है तो कोई भी आपको बेवजह ऐसे पकड़ नहीं सकता, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है उसके बाद जो है आर्टिकल 20 आपको एक पावर देता है। क्या क्या 3 प्रोविजन लिखे गए हैं इसमें। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या बोलता है दोस्तों, आपको जो है ना, जो आपने गुनाह किया है, जो आपने कोई ऑफेंस किया है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सज़ा दी जाएगी। यानी कि जो ऑलरेडी लॉ में सज़ा लिखी गई है, अगर फॉर एग्जांपल आपने चोरी कर ली, ठीक है, करना मत, चोरी कर ली, ठीक है, तो उस चोरी के लिए जो लॉ बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, राइट। तो इसके अलावा जो आपका टेन्योर डिसाइड, जैसे कि मान लो कोई 6 मंथ का इसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान रखा गया है, तो आपको 6 मंथ की सज़ा ही मिलेगी, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में बताया गया है। सेकंड जो होता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी होता है मतलब कोई जो आपने ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के लिए जो है आपको एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता कोई भी, ठीक है। एक बार सज़ा मिल गई आपको, फिर आपको दोबारा वो सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी ऑफेंस के लिए, सेम ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। ये बोलता है डबल जियोपार्डी, राइट। तो ये होता है आपका डबल जियोपार्डी। जैसे एक बार आपने कोई ऑफेंस किया है, उसकी सज़ा आपको मिल गई है, तो दोबारा ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ पुलिस ने देखा कि हाँ यार मज़ा नहीं आया, इसको दोबारा अंदर डालो। तो एक ऑफेंस जो किया है उसकी आपको सज़ा मिल गई है, तो दोबारा जो है आपको अंदर नहीं डाल सकते वो। फिर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जो पुलिस जो है, अथॉरिटी जो है, आप पे प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप ही जो है अपना एविडेंस बन जाओ, कि आप पे जो है फोर्सफुली आपको आपका गुनाह कबूल नहीं करवा सकती वो, ठीक है, कि आपने ही आप कोर्ट में जाके बोलना कि आपने ही जो है यहाँ पे ये खून या कुछ भी जो आपने ऑफेंस किया है वो ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती, राइट। आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, लेकिन ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यहाँ पे ये प्रोविज़न आर्टिकल 20 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो गाइज़, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 20 तक के आर्टिकल कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके रिमेनिंग जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, और उसके बाद जो है थर्ड में जो है हम रिट्स पढ़ेंगे, जो आपकी 5 रिट होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप ये वीडियोज़ को देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।